गुड इवनिंग बच्चों। तो NTSP यानी कि NTS का फिजिक्स टेस्ट सीरीज जो कि आज से शुरू हुआ और आज उसका पहला टेस्ट हुआ और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे और हर टेस्ट का प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करेंगे, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। NCERT से सारे प्रश्न दिए गए, बहुत ध्यान से देख कर समझ कर एक एक क्वेश्चन को समझा गया कि ये NCERT के किस पेज से बन रहा है और बहुत ध्यान देते हुए सब चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। तो इतना मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा सा सिंसियरली पेपर दीजिए। और जैसा कि आप लोग 11th-12th में, क्योंकि बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं ज़्यादातर, तो फिजिक्स से थोड़ा सा दूर भागते हैं, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं, तो ये हैबिट अपनी आप तुरंत छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए। क्योंकि हमको तो यही सिखाया गया था कि आपका जो वीक है आप उस पर ज़्यादा काम करिए और जो आपका ओके है उस पर भी करते रहिए। ज़्यादा कम का फर्क ये है कि जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। डेली 10 सवाल 15 सवाल लगाइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जिसको कहते हैं ना, 100 कमियां एक ही दवा से ठीक हो सकती हैं, और वो है 10 से 15 सवाल रेगुलर लगाइए। और क्लास जो मिस करते हैं वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे हम देखते हैं, बात करते हैं बच्चों से कि क्या हुआ भाई, आज मॉर्निंग बैच में नहीं थे, और फिर उसके बाद किसी क्लास में आए वो, तो कहते हैं कि हम सो के नहीं उठ पाए। तो बात सही है कि अब जाड़ा आने वाला है, आ ही गया था थोड़ा थोड़ा, और अभी और सर्दी पड़ेगी तो आलस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब ये है कि काम को तो काम की तरह ही करना पड़ेगा। भाई आप एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लक्षणों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आराम तो सबको चाहिए, क्यों सबको चाहिए आराम? सभी सोचते हैं कि थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें। आप उसको मैनेज करिए किसी प्रकार से, है ना। जैसे ही आपने मॉर्निंग क्लास करी, मेहनत करी, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और दोपहर में जाके सो जाइए। शाम को क्लास करते हैं तो थोड़ा देर तक सो लीजिए सुबह, और उधर टाइम से सो जाइए, 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास। जिसको मॉर्निंग जल्दी उठना है वो देर तक पढ़ाई करता है तो मॉर्निंग नहीं उठ पाता, या आलस लगता है तो मॉर्निंग, मतलब कई सारी कमियां ऐसी हैं। आप अपने अंदर अगर झांकें, जैसे हम अपने अंदर अगर देखें, झांकें, तो हमको अपने अंदर भी कुछ कमियां नजर आएंगी आएंगी, और हम उन्हें दूर करने की कोशिश करें तो हो सकता है हम कुछ बेहतर कर पाएं। तो ये नियम जो मुझ पे लागू है वो आप पे भी लागू है, सब पे लागू है। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, समय कीमती है आपका, तो मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। आप ध्यान दीजिए और फिजिक्स को थोड़ा सा सीरियसली दीजिए, भागिए नहीं उससे। भागने से क्या ही होगा ये बताइए? नहीं, भागने से तो नहीं होगा ना, करने से तो कुछ हो भी जाएगा, भागने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही बात आप करते हैं, और जो चीज़ वीक रहती है, जो चैप्टर वीक रहता है, उसको छोड़ते जाते हैं। अरे उसको करिए, उसके सवाल लगाइए, 2 सवाल लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, 2 और लगाइए, 2 और लगाइए, 2 और लगाइए। ना आने पे सॉल्यूशन देखिए, और ये तय करिए, ये पता करिए कि आपने क्या ऐसा कमी कर दी कि आपको नहीं आया। क्या आप फॉर्मूला भूल गए, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था? आप सॉल्यूशन देखेंगे या फिर टीचर से पूछे। मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ। मैं डेली कम से कम 10 बच्चे, डेली कम से कम 10-12 क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ। बच्चे उनको देख लेते हैं, सॉल्यूशन इतना क्लियर रहता है, सब एकदम क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया। तो ये सब तरीके हैं। और हम लोग फिजिक्स में कमज़ोर बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन बच्चों को एक एक्स्ट्रा टाइम में बुलाएंगे, और उनको हम थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की डेली 15-20 क्वेश्चन करा के हम पक्का करेंगे कि उनका एक चैप्टर बाय चैप्टर उनका अच्छा होता जाएगा, और ऐसा करने से उनके जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब हम लोग शुरू करने ही वाले हैं, बस दिवाली के पहले सब कुछ शुरू कर देंगे। आज 18 तारीख हो रही है, और हम लोग ये सारे प्रोग्राम एक ही 2 दिन में बिल्कुल शुरू करके अनाउंस करके आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ ये शुरू हो गया है, मुझे उसमें जाना चाहिए, मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है तो मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। ये है, आइए शुरुआत करते हैं भाई। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटी। अरे यहीं पे गड़बड़ हो गया। टेम्परेचर वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
कह रहे हैं कि टेम्परेचर को लेंथ और मास, अरे कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। टेम्परेचर फंडामेंटल है, उसको किसी भी दूसरे फंडामेंटल के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। देखिए, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, quantity of substance, उसके बाद प्लेन एंगल, और उसके बाद सॉलिड एंगल। ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को बाद में फंडामेंटल क्वांटिटीज का दर्जा दिया गया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वांटिटी फंडामेंटल हैं। और इनमें से अगर आप कहें कि करंट को हम इनके पदों में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। करंट अपने आप पे फंडामेंटल है, और फंडामेंटल क्वांटिटी कभी भी किसी भी दूसरी फंडामेंटल से डेराइव नहीं हो सकती है। डेराइव वो होती हैं जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स है, मान लीजिए फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन mLT-2, यानी कि फोर्स जो है वो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों फंडामेंटल हैं और ये कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल है काफी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेम्परेचर क्योंकि फंडामेंटल है, इसलिए उसको किसी भी हालत में दूसरी चीजों से डेराइव नहीं किया जा सकता, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। आइए आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं, करते जाएं। Which of the following pairs of quantity and their units is proper matched? Impulse, अब देखिए, इम्पल्स की बात कर रहे हैं। जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी, या डेल्टा पी भी आप कह सकते हैं अगर एवरेज फोर्स लिखते हैं। इस प्रकार से डेल्टा पी जो है वो है एफ डेल्टा टी, यानी कि न्यूटन सेकेंड, न्यूटन, बोलिए न्यूटन सेकेंड। और यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन अपॉन सेकेंड। गलत हो गया कि नहीं हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है ना, बिल्कुल सही है। पावर बिल्कुल गलत हो गया। पावर की यूनिट वॉट होती है, और वॉट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी कहते हैं, ये लीजिए। तो फैरेड तो होती ही नहीं है, ये तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, और कैपेसिटेंस की यूनिट हेनरी नहीं होती, फैरेड होती है। हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आपने पहले से करा हुआ होगा, पहले से सीखा समझा हुआ होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे मुझे ये आंसर करना चाहिए, ठीक है। हो गया। अगला 1 सेकेंड। देखो 1 सेकेंड कितने सीजीएम एटम के वाइब्रेशन के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 91 92 63 17 70, 91 92 63 17 70, याद हो जाएगा। 91 92 63 17 70, इतने वाइब्रेशन करता है सीजियम का एटम, तो 1 सेकेंड के बराबर का टाइम होता है। यानी कि जब सीजियम का एटम इतने वाइब्रेशन करता है तो वो जो समय होता है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा कॉमन था क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए, देखते ही आपको टिक लगा देना चाहिए। ये दे दीजिए, आप याद रखिए। 91 92 63 17 70 हो गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने मिलकर एक रूल दिया था, हीट फ्लोड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा और फिर टेम्परेचर टू द पावर 4। इस हिसाब से ये हो गया जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और ये देखिए मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, और ये केल्विन की पावर 4। जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी कह सकते हैं। क्या आंसर वॉट के, हाँ वॉट के फॉर्म में है। जूल पर सेकेंड को वॉट भी कह सकते हैं। पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा केल्विन की पावर 4। इस प्रकार से सिग्मा की डायमेंशन, ठीक है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। छाटिए भैया, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, जल्दी ही मिल गया। ये गलत है, इसमें केल्विन है ही नहीं है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर ये गड़बड़ है, देखो 2 लिखा हुआ है, 4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर पावर 4 होना चाहिए, पावर 1 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है।
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बताएं तो ओम के फॉर्म में आंसर है तो और भी अच्छी बात है। ये फार्मूला अच्छा फार्मूला है। ये हो गया ओम, रो और ये मीटर और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। तो ओम ये हो गया रो और अपॉन में मीटर, तो मीटर उधर जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो हो गई ओम मीटर। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया है। मतलब देखिए, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखना चाहते हैं या डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो हमें कई फार्मूलों में से उस फार्मूले का चुनाव करना चाहिए जो हमको जल्दी से आंसर तक पहुंचा दे। तो फिलहाल ये फार्मूले को, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। ये आपका आंसर देखिए लगा हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं भी आपको कभी भी, ऐसा तो पहली बात तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर कभी लगता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप बोल सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और समझा दीजिए। हालांकि ऐसा करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम होता है भैया। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू एल। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए कोई साउथ पोल है किसी मैग्नेट का और ये उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और इनके बीच की जो दूरी है वो एल है। ओके, और इनका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है। तो जो कैपिटल एम, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, एम इंटू एल, ये इसका फार्मूला होता है। ये हो गया एम्पियर मीटर और लेंथ की यूनिट मीटर, तो क्या हो गया बताइए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितनी आसानी से, देखिए एक सही फार्मूले का चुनाव करने से हम कितनी आसानी से आंसर तक पहुंच गए। एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर नो नो नो, वेबर मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। वेबर पर बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा सवाल है सब, देखो हर सवाल को सीरियसली लेकर उसको मेमोरी में डालिए। अब ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो गया। आप जान भी नहीं पाएंगे और इंप्रूव कर जाएंगे। मेरी बात समझिए। ये देखिए सॉलिड एंगल निकालने का तरीका बताया गया है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पर ये कोण बना रही है, देखो ये देखो ये कोण बन रहा है, ये देखिए। तो ये जो 3D एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। और यहाँ पर सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि सॉलिड एंगल को कभी कभी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको डी ओम से रिप्रेजेंट किया गया। और सॉलिड एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इसका सरफेस एरिया ये और अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, तो एरिया बाई आर स्क्वायर। अब एरिया की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, डी एरिया लिखा है, डी ए, और आर स्क्वायर तो है ही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और यूनिट होगी रेडियन। देखिए ना, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो इस डायग्राम के ठीक नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड पेज में ही ये डायग्राम बना हुआ है और उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट यूनिट, प्रेशर, बहुत सही। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या मतलब हुआ? एनर्जी जो कि वर्क की डायमेंशन के बराबर, यानी कि m L2T-2, यानी किलोग्राम, मीटर लिखा हुआ है वो मीटर स्क्वायर है और पर सेकंड स्क्वायर है। वहां पर देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन, स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कितना आ गया बताइए, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा थर्ड। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट की यूनिट यहाँ पर हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम एक फार्मूले की हेल्प ले सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन बीच की डिस्टेंस इनटू लेंथ। ये दो
पैरेलल वायर्स जिनमें करंट I1 और I2 बह रही है, एक दूसरे से d दूरी पर हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला होता है। ये छोटे तार की लंबाई है ये, और ये उनके तारों के बीच की दूरी है, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहां से हम देखें तो ये हो गया न्यूटन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से कोई मतलब नहीं है, ये हो गया एम्पियर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट दैट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर हमको कूलम्ब के फॉर्म में चाहिए, तो ये हो गया न्यूटन, और करंट बराबर होता है चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, तो ये हुआ न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर, गलत हो गया, न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन हर एक में है, ठीक है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर क्यू बाई टी, कूलम्ब पर सेकंड का स्क्वायर, न्यूटन सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाइए, और कूलम्ब पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके, न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके, हो गया बिल्कुल सही, न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन सही है। ये गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे मीटर आ रहा है, मीटर कहीं आएगा ही नहीं, और यहाँ पर फिर मीटर आ गया, मीटर तो कहीं इसमें आना ही नहीं है, मीटर तो कट गया, ये भी मीटर और ये भी मीटर, मीटर तो इसमें आना ही नहीं है, ठीक है ना। और कूलम्ब न्यूटन ये तो खैर छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर कूलम्ब का स्क्वायर है और सेकंड का स्क्वायर है, और यहाँ पर सिर्फ कूलम्ब लिखा हुआ है और सेकंड के पावर -1 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलें, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। ये मीटर से मीटर देखिए कट गया, ये भी मीटर, ये भी मीटर, और ये क्या बताओ एम्पियर का स्क्वायर, और 4 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया न्यूटन, और ये म्यू नॉट, और ये हो गया एम्पियर स्क्वायर, ये नीचे आ गया। और क्योंकि आंसर हमारा कूलम्ब के फॉर्म में है, इसलिए हम जानते हैं I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम, तो लिखा Q बाई टी, और उसका हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया Q स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर ये चला जाएगा ऊपर, तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में जरूर आया होगा। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है, आंसर में कूलम्ब वगैरह है, ये अच्छी बात है, कूलम्ब नीचे होना चाहिए, ओके। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो Q स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, यानी कि हमको लिखना चाहिए कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर कहीं है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, ओके। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ क्या सही है, कूलम्ब स्क्वायर हो गया, न्यूटन अब हाँ पर, और मीटर में केवल स्क्वायर है, और यहाँ पर न्यूटन मीटर दोनों के ऊपर उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहीं पर ये यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, ये देखिए, ओके। और ये बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है? उम्मीद है बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ ही गया होगा, ठीक है ना। ये कहाँ चला गया, ये अरे भैया 4 पाई की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है। सिस्टमैटिक एरर कैन बी, सिस्टमैटिक एरर वो होती हैं जिनके कारण हमें अच्छी तरह से पता होते हैं, और इसीलिए इनको हम पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। और ये एरर्स कभी, जैसे कोई चीज़ 100 है तो हमने 101 मेजर कर दी, या हमने 99 मेजर कर दी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी से, नई एनसीईआरटी में एरर नहीं है, मेरी बात समझिए, लेकिन एरर का सवाल हर बार आता है क्योंकि ये नीट के सिलेबस में है। मेरी बात समझिए, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो एनसीईआरटी से तो हटाए गए हैं पर नीट के सिलेबस में अभी भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें सिर्फ एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो नहीं, में जो आर्टिकल है वो नहीं, बल्कि हमें
फोकस करना है नीट वाले आर्टिकल्स पर, और एरर नीट के आर्टिकल में है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी नीट के सिलेबस में है, जबकि एनसीईआरटी से उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, आइए बात समझ में आपको आई, बिल्कुल बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। देखिए हम कोई चीज नापते हैं, पहली बार A1 आ गया, दूसरी बार A2, तीसरी बार नापा तो A3 आ गया। अब हमने ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है, इन तीनों का एवरेज लेकर हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, ये एवरेज आ गया। अब एब्सोल्यूट कैसे एरर कैसे आती है, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉड। ये देखिए A2 माइनस A का मॉड, A3 माइनस A का मॉड, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी स्कार्ड, जल्दी बताइए। एब्सोल्यूट एरर कहाँ गया, ये देखिए एब्सोल्यूट, जो ये डेल्टा आप दिखाई पड़ रहा है ना, डेल्टा, ये एब्सोल्यूट एरर की निशानी होती है, डेल्टा एक्स। ये देखिए डेल्टा एक्स स्कार्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स स्कार्ड रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 स्कार्ड परसेंटेज एरर इन एन एक्स। ये एक्स के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर है, ये एक्स के मेजरमेंट में होने वाली रिलेटिव एरर है, यानी कितनी एरर हुई कितने में और कितनी एरर हुई कितने में इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। तो ऑप्शन आपको चॉइस करें फर्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। z इज इक्वल टू ए क्यूब, कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो कि ए क्यूब से संबंधित है, तो z में होने वाली रिलेटिव एरर के बारे में कहा जा रहा है। तो पावर को हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बात आपको पता, एनसीईआरटी में आप इसको देखिए मिल जाएगा, लेकिन कोविड के पहले वाली जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वहां पर मिलेगा। तो ये हो गया 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। अरे ये क्या है, ये तो गलती हो गया, ये पावर वहीं चढ़ी हुई है, गलत हो गया। यहाँ क्या गलत पड़ी है, अरे भैया पावर को आगे लेकर आते हैं, ये तो पावर अभी भी वहीं लिखे बैठे हैं, और यहाँ पर पता ये पावर को रिवर्स कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। पावर को आगे लेकर आते हैं, ठीक है ना, और फिर लिखते हैं रिलेटिव एरर। ओके, तो ये भी एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I, और V और I में जो वैल्यूज हैं विद एरर वो दी हुई है, तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन R। तो R में होने वाली परसेंटेज एरर लिखने से पहले हम रिलेटिव एरर लिखेंगे, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ये हो गया रिलेटिव एरर। यहाँ पर ये है एब्सोल्यूट एरर 5/100, एब्सोल्यूट एरर 0.2/10, ये हो गया है आपका रिलेटिव एरर। और अब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं बताओ, रिलेटिव एरर में 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम जब यहाँ पर 5/100 प्लस 0.2/10 और इंटू 100 करेंगे तो 100 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 0.2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7% की एरर होगी रेजिस्टेंस के मापन में। आपको सोल्यूशन समझ में आ गया है। पावर यहाँ 1 है इसलिए यहाँ कोई चीज़ नहीं लिखी गई है, यहाँ भी पावर 1 है इसलिए यहाँ भी कोई चीज़ नहीं लिखी गई है। पिछले एग्जाम्पल में z इज इक्वल टू ए क्यूब था, पावर 3 थी, पावर को हम आगे लेकर आते हैं इसलिए 3 आगे आ गया था, यहाँ पावर दोनों में 1 1 है इसलिए आगे 1 1 आएगा, और 1 1 आपको कैलकुलेशन में दिखता नहीं है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, समझ में आ गया होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R1 R2, ओके, एनसीईआरटी, और एरर का सवाल है, पुरानी एनसीईआरटी में आपको डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो R1 R2 आपके सामने लिखे हुए हैं, और हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है, विद एरर लिखना है। ओके, तो ये एनसीईआरटी का एक साधारण सा क्वेश्चन है, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना आ गया बताइए। R1 इज एक्चुअली 100
एंड R2 इज 200, तो टोटल कितना हो गया बताइए 300। ये तो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में होने वाली एरर कैसे निकालेंगे? तो पहले एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, डेल्टा आर बराबर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना है 3 है, और डेल्टा R2 कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया बताइए 7 ओम। एब्सोल्यूट एरर हो गई। तो बताइए हम R को कैसे लिखेंगे? R को लिखेंगे 300 और इसमें होने वाली एरर 7, ठीक है ना, ओम। ये हो गया। कौन सा ऑप्शन चॉइस करेंगे? पहला ऑप्शन चॉइस करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, पुरानी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। डेटा भी बिल्कुल यही दिया हुआ है। डायमेंशन फार्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी। आपको मैं बताऊं, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला मैं आपको बताता हूं। ये होता है किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आखिरकार दोनों ही डेंसिटी हैं, यानी किलोग्राम मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर नीचे से कट गया, इसलिए प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी की ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो बच्चे भूल जाते हैं वो ध्यान से सुने। जैसे कि आयरन की रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है तो बराबर क्या होगा, आयरन की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि 10 टू द पावर 3 होती है, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, बात को समझिएगा मैं क्या कहता हूं। तो डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे और अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने से आपको आयरन की रिलेटिव डेंसिटी मालूम चल जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। डायमेंशन एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू। डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, बिल्कुल सही है। एक सिस्टम में किसी वैल्यू को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि 10 न्यूटन को सीजीएस में कितना बोलेंगे, ये काम हम डायमेंशन एनालिसिस के फंडे से कर सकते हैं। तो तीनों ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए ये निकाल सकते हैं विदाउट कांस्टेंट। और एक सिस्टम में किसी चीज का मान 10 है तो दूसरे सिस्टम में उसका मान क्या होगा, ये भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में सब ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। Two quantities A and B have same dimension which mathematically operation given below is physically meaningful। देखिए अगर A और B की डायमेंशन सेम है, अगर A और B की डायमेंशन सेम है तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन उनके स्क्वायर का, एक का स्क्वायर है एक में नहीं है, बिल्कुल गलत। ये देखिए जब दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये आप कैसे लिख सकते हो, जब दोनों के डायमेंशन सेम है तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। जब दोनों के डायमेंशन सेम है तो ए से बी को जोड़ सकते हो, या ए से ए को जोड़ सकते हो, या बी को ए से जोड़ सकते हो, या बी को ए से जोड़ सकते हो। ये क्या मतलब है कि ए प्लस बी स्क्वायर, ये जब इन दोनों के डायमेंशन सेम होगी नहीं तो कैसे जोड़ दोगे। नियम है कि समान डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इनको सेपरेट कैसे कर दोगे जब इसकी डायमेंशन इसके बराबर नहीं है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर नहीं तो बराबर कैसे लिख दोगे, इसकी डायमेंशन इसके बराबर नहीं तो बराबर तो कैसे जोड़ दोगे। हाँ, किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, डायमेंशन सेम हो या ना हो, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ना घटाना है तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन मीनिंगफुल है, बाकी सब ऑप्शन वेस्ट है, बेकार हैं, गलत हैं।
ए इंटू बी की डायमेंशन हमको निकालनी है। इसके लिए मुझे पहले ए और बी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, इसका मतलब है कि बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि बी की डायमेंशन एल की पावर 2 के बराबर होगी। अब इधर देखिए वहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ml2t-2 और ऊपर लिखा हुआ है एल की पावर 2। ये एल की पावर 2 और ये भी एल की पावर 2, तो क्या बन गया, एल की पावर 2 बन गया अपॉन ए और नीचे लिखा हुआ है टी टाइम। तो देखिए ये और ये कैंसिल। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर एल की पावर 2 कैसे लिख दिया? अरे भैया ये एल की पावर 2 और ये भी एल की पावर 2, तो बना क्या, एल की पावर 2 बना अपॉन ए और टी, और ये एनर्जी है, एनर्जी तो है, हाँ एनर्जी है, यानी कि एम एल, हाँ ये लिखा हुआ है ई इज एनर्जी, है ना। तो ml2t-2, तो L2 से L2 कट गया और ए ये आ गया और ये दोनों नीचे चले गए, तो ए ऊपर आ गया, तो ये हो गया 1/m और t-1, क्योंकि ये -2 और ये +1 तो बनेगा -1। अब a इंटू बी कर लीजिए, a इंटू बी यानी कि 1/m t-1 और b मतलब l की पावर 2, तो ये बना m-1 L2 T1, m-1 L2 T1 गलत, m-1 गलत, m-1 नो गलत, m-1 L2 T1 ओके बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है? ठीक है। नंबर ऑफ इनको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 2.745 हमें 1 2 3 यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, तो इसका अगला नंबर 5 है। 5 जब होता है तो वापस आते हैं, इवन ऑड देखते हैं। इवन है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। 4 7 और 0.2 ये हो गया। आइए अगला कहाँ गया, हाँ 2.735 हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमें यहाँ तक रखना है बस, ठीक है ना। जैसे कि हमें यहाँ तक रखना था, यहाँ तक रखना है, तो अगला नंबर देखा 5 है, 5 है तो वापस आए, इवन ऑड देखा, ऑड है तो एक जोड़ दिया, तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 0.2। एनसीईआरटी का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आएगा तभी जब आपको राउंड ऑफ करने का जो चौथा आखिरी नियम है वो पता होगा कि अगर हमें जहां तक बचा के रखना है उसका अगला नंबर 5 होता है, उसका अगला नंबर 5 होता है, तो हम वापस आते हैं, हाँ पहले वाले नंबर पर वापस आते हैं और इवन ऑड देखते हैं। अगर वो इवन होता है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, और ऑड होता है तो एक जोड़ के पूरा लिख देते हैं, आगे सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका, क्वेश्चन ये अच्छा है, आएगा तभी जब राउंड ऑफ करने का तरीका, जो 3 नियम होते हैं वो तीनों के तीनों नियम पता होंगे, सब हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो ए के बराबर कैसे होगा? इट इज फाउंड दैट a प्लस बी का मॉड a के बराबर है। दिस नेसेसरली इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो सकता, मतलब जरूर लागू होगा वो क्या होगा? ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि a वेक्टर और b वेक्टर जो अलग अलग वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट का मॉड किसी एक के बराबर हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया 2 वेक्टर हैं जिनका एक का मान मान लो 4 है, एक का मान 3 है, ठीक है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता, ना ही दोनों का रिजल्टेंट 3 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि मतलब किसी एक के बराबर नहीं हो सकता। तो ये काम तभी हो सकता है, हाँ मॉड, ये काम तभी हो सकता है जब b हो ही ना। तो अगर b एक नल वेक्टर हो, b एक नल वेक्टर हो, तब a लेफ्ट हैंड में और a ही राइट हैंड साइड में, तब ऐसा हो सकता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, और बाकी ऑप्शन नेसेसरली ट्रू नहीं होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाए। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग दिस, ओके एक वेक्टर a है और हमें इस पर इसका कंपोनेंट फाइंड करना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो a का b के ऊपर कंपोनेंट कैसे, ये देखिए हेड से डालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये लगता है कट, और कट लगने के बाद ये बन जाती है कटिंग, और कटिंग को ही कंपोनेंट कहते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा a cos थीटा। अब हमें a cos थीटा फाइंड
अब हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है, और ये हम कैसे फाइंड करें ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इस प्रकार से ए कॉस थीटा का मान ए डॉट बी अपॉन बी के बराबर होगा। अब ए डॉट बी करिए, आई का आई से किया जाता है तो ऊपर आ गया 2 प्लस जे का जे से किया जाता है तो ऊपर आ गया 3 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ऊपर आ गया आपका 5 और नीचे आ गया अंडर रूट 2। बहुत ही बढ़िया, एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कब आएगा? तभी आएगा ना जब आपको ये पता होगा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो हमें ए का बी के ऊपर कंपोनेंट लिखना है, तो हम ए के हेड से बी पर डालेंगे परपेंडिकुलर। जब डालेंगे परपेंडिकुलर तो यहाँ लगेगा कट, और जब कट लगेगा तो यहाँ से आएगी कटिंग, और यही कटिंग ए का बी पर कंपोनेंट है, जो क्या होगा ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी। सॉल्व कर दिया। आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका जो सम है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप ए प्लस बी को निकालिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आई को आई से जोड़ेंगे तो 3i कैप आ जाएगा, जे से जे को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और के को के से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5k कैप। अब इसको हमने मान लिया कि ये हो गया सी वेक्टर, हाँ इसको हमने सी मान लिया। अब हमें सी का कैप निकालना है यूनिट वेक्टर मतलब कैप निकालना है। तो सी का कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन सी का मॉड। तो जो सी वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 5k कैप, और इसका मॉड अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 3 विद आई कैप, 5 विद के कैप, और नीचे अंडर रूट में 9 है और 25 है। तो 25 प्लस 9 34 अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में है आ क्या जाएगा? अंडर रूट में ही है अपॉन अंडर रूट 34। ओके, अरे अपॉन में 24, अपॉन में 34 सही है, अपॉन में 34, लेकिन बीच में माइनस है, ये गलत हो गया। देखिए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, नन की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, आसानी से एक्सप्लेन हो गया है, समझ में आपको बिल्कुल आया होगा। और अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सीलरेशन इतना, तो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग न्यूटन की इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टरली दिया हुआ है तो वेक्टरली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सीलरेशन 0.4i कैप, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और इनटू टाइम 10। सो वी कैन से दैट 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, प्लस, ठीक है ना, 4i कैप प्लस 3j कैप। अब जोड़िए इनको, तो i से i को जोड़िए तो 7i कैप, और j को j वाले से जोड़िए तो 437j कैप आ गया, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप देखते जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत होने की बात मुझे लगती नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट है नहीं तो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है ना। वैसे मॉड कैसे निकलता है? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर जेड कंपोनेंट है नहीं तो दो ही लेने हैं, दो ही हैं, दो ही लेंगे। 7√2 आ गया, यूनिट हो गया। तो 50 में से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो पाए और आप इसे आसानी से देख लें, ज़्यादा ऊबर ना हो। तो 25 क्वेश्चन का ये देख लीजिए, 25 क्वेश्चन का अभी तुरंत बनाते हैं, कुछ देर बाद वो भी आपको हम डिलीवर करेंगे बहुत जल्दी। क्वेश्चन लगाते रहिए, ध्यान रखिए। फिजिक्स से डर लगता है तो डेली सवाल लगाइए, डर कम होगा, आलस मत करिए,
काम करिए। थैंक यू।